हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूटिलिटी के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को भी सांस का तकलीफ है या सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का बहुत कॉमन सिम्टम होता है, उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों से उनको बेनिफिट हो सकता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए इसे पूरा एंड तक देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग भी मेरे चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज पसंद करते हैं या इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हमारा एक दूसरा चैनल है मेरे नाम से, आप चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हमने रिसेंटली एक टॉपिक किया था जिसमें हमने टिप्स के बारे में बात की थी, एक्सरसाइजेस, पोजीशंस के बारे में बात की थी। खासकर जो अस्थमा पेशेंट्स रहते हैं उनको कौन से बॉडी पोस्चर में सबसे ज़्यादा अस्थमा से राहत मिलेगी, उस बारे में बात की थी। आज हम कुछ पोजीशंस के बारे में बात करेंगे और साथ में हम डाइटरी टिप्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें उससे अस्थमा वाले पेशेंट्स को या जिन लोगों को भी सांस का तकलीफ है उनको फ़ायदा मिलेगा। ऑब्वियसली सांस का प्रॉब्लम बहुत कारणों से हो सकता है। अगर किसी को हार्ट का तकलीफ है, लंग्स का तकलीफ है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, हार्ट फेलियर है, खून की कमी है, एलर्जी है, कैंसर है, बहुत सारी चीज़ों में सांस का तकलीफ हो सकता है। अलग अलग कारणों से लोगों को सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों में अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करने से अलग अलग फ़ायदा उनको मिल सकता है। अलग अलग टिप्स उन बीमारियों के लिए होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टिप्स मैं दे रहा हूँ वो हर बीमारी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हाँ, इनको आप ट्राई करके देख सकते हो तो कंपेरेटिवली आपको बेनिफिट मिलेगा। हार्ट फेलियर का और लंग्स के फेलियर का या खून की कमी में ओवरऑल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है। लेकिन सांस फूलने की बीमारी जिनको भी है वो इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो कुछ डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। आते हैं आज के टिप्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है और सबसे पहला टिप है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करना, यानी कि छाती की जो सबसे बड़ी मसल होती है उसको सांस के लिए ज़्यादा यूटिलाइज़ करना। उसको सांस के लिए यूटिलाइज करने के लिए आपको पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाना है, दोनों साइड्स पर हाथ को रख के रिलैक्स करना है और नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए पेट को फुला फुला के बार बार गहरी गहरी सांस लीजिए। थोड़ा देर के लिए सांस को रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे से उस लंग्स को निकालिए। ऐसा करने से जो श्वास की मेन नली है जो कि अपने पेट को और अपने लंग्स को सेपरेट आउट करती है, जिसे डायफ्राम बोलते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है जो रेस्पिरेशन को सपोर्ट करती है। अगर ये मसल कम काम करे तो लोगों को डेफिनेटली सिर्फ मसल की पैरालिसिस से या मसल की वीकनेस से भी सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिन लोगों को भी सांस का तकलीफ है उनको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेट कर दोनों हाथों को साइड पर रख के गहरी गहरी सांस लेके उस सांस को थोड़ी देर के लिए रोकिए, उसके बाद धीरे धीरे करके सांस को निकालिए। 5 से 10 मिनट तक इसको रिपीट करिए और दिन में 2 से 3 बार इसको करिए। इससे आपका कंपेरेटिवली डायफ्राम का ताकत बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आपको सांस लेने की प्रॉब्लम में थोड़ी मदद मिलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, पर्स लिप ब्रीदिंग करना, यानी विसल करने वाली पोजीशन में ब्रीथ करना है। ये अगर हम मुंह का प्रेशर बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से सांस की नली खुल जाती है और सांस की नली थोड़ी डायलेट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग को भी अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। अस्थमा वगैरह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि श्वास की नलियाँ सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर आप पर्स लिप ब्रीदिंग करेंगे और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आराम से बैठ जाइए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए और लिप्स को मुंह में प्रेस करके सेंटर में एक छोटा सा ब्रीद आउट करने के लिए एक छोटा सा स्पेस रहना चाहिए और 2-3 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लीजिए और उसको धीरे से स्लोली, जेंटली और फोर्सिबली पर्स लिप से बाहर सांस को निकालने का कोशिश कीजिए। 10 मिनट तक इसे कंटिन्यूस करते रहिए। इससे आपको श्वास की नलियाँ भी थोड़ी खुलेंगी और श्वास के मसल्स को भी थोड़ी ताकत मिलेगी और अस्थमा वाले पेशेंट को डेफिनेटली राहत मिलेगा। कुछ अस्थमा के पेशेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप सीख जाते हैं और पर्स लिप ब्रीदिंग करते हुए आते हैं। इनफैक्ट अस्थमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइन भी माना जाता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो इस तरह का ब्रीदिंग कर रहा है, यानी विसल करने वाली पोजीशन में या इस तरह से मुंह को बनाकर वो गहरी गहरी सांस ले रहा है, तो इसका मतलब वो अस्थमा का एक इंपॉर्टेंट चिन्ह भी माना जाता है। इस तरह का ब्रीदिंग हार्ट फेलियर वाला पेशेंट यूजली नहीं करता है, क्योंकि हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम नलियों का सिकुड़ना नहीं है, उसमें लंग्स में पानी भर जाने की वजह से सांस फूलती है। जबकि अस्थमा में जो सांस बाहर निकलती है तो श्वास की नलियाँ, जिसे ब्रोंकस बोलते, वो सब सिकुड़ जाती है। इनकी वजह से सांस का प्रॉब्लम होता है। तो अस्थमा वाले पेशेंट्स इस टिपिकल ब्रीदिंग पैटर्न को करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है ब्लैक कॉफ़ी पीना। ब्लैक कॉफ़ी से आपकी सांस की नली का अगर प्रॉब्लम है तो कंपेरेटिवली उसमें राहत मिलेगा, अस्थमा के सिम्टम्स में राहत मिलेगी। दिन में 1 से 2 बार स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी जिसमें कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो उसको पीजिए। इसमें जो कैफीन का कंटेंट है बॉडी के एडिनोसिन लेवल्स को कम करता है जिसकी श्वास की नलियाँ सिकुड़ती है। हालांकि इससे थोड़ा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पर फ़र्क पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको नहीं पीजिए, लेकिन कंपेरेटिवली जिन लोग को भी अस्थमा का प्रॉब्लम है वो इसे ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है रेगुलर व्यक्ति जिनको सांस का तकलीफ है या स्टैमिना कम होने की वजह से सांस फूल रही है उनके लिए नहीं है, पर जो लोगों को भी सांस का प्रॉब्लम है उनसे कुछ फ़ायदा उनको मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है भाप लेना यानी स्टीम इनहेलेशन करना। इससे अगर श्वास की नली में किसी को म्यूकस प्लग्स हो रहे हैं यानी जो म्यूकस होता है श्वास की नली में जो म्यूसिलेज रहता है या एक तरह का द्रव्य पदार्थ रहता है जो श्वास की नली को लुब्रिकेट करता है, वो कई बार चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या हार्ड हो जाता है जिसकी वजह से श्वास लेने में या सांस लेने छोड़ने में लोगों को दिक्कत होती है। अस्थमा के पेशेंट में ज़्यादा मिलता है, तो इसके लिए आपको दिन में 3 से 4 बार गहरी भाप लेनी है। उसमें आप एक गर्म पानी लेके उसमें यूकेलिप्टस ऑयल या पेपरमिंट ऑयल डालें और उस पर चेहरे का रख के अपने चेहरे को टॉवल से कवर कर सकते हैं और गहरी भाप लीजिए, कई मिनटों तक लीजिए और इसको दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। अगर किसी को नेज़ल कंजेशन वगैरह भी है तो भी वो इसको यूज़ कर सकते हैं। भाप लेने का इसेंशियल तरीका सेम है, लेकिन ओवरऑल ये जिन लोगों को भी अस्थमा वाला प्रॉब्लम है या म्यूकस प्लग रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेज़ल कंजेशन है, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है अदरक वाली चाय पीना। अदरक का जो कंटेंट है वो श्वास की नलियों को खोलने में मदद करता है और थ्रोट के गले के इन्फेक्शन वगैरह के लिए अच्छा माना गया है, तो इसलिए दिन में 2 से 3 बार अदरक वाली चाय पीजिए। उसमें फ्रेशली कटा हुआ अदरक लेना है, 2 कप उसको गर्म पानी में डालना है, उसको कवर करके 5 से 10 मिनट तक उबलने देना है और उसको फिर बाद में छान के हनी के साथ या चाय की तरह उसको पीजिए। उसमें आप चाय की पत्ती डाल के भी पी सकते हैं और या तो आप अगर अदरक को डायरेक्टली भी खा सकते हैं तो वो भी अच्छा है। अगर आप अदरक का चाय नहीं पीना चाहते, डायरेक्टली अदरक को खा सकते हैं तो वो भी थोड़ा यूज़फुल है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है बीट रूट खाना। बीट रूट का जिन लोग को भी श्वास की नली का प्रॉब्लम है उनके लिए यूज़फुल है। इसमें आयरन कंटेंट होता है, फाइबर, कैल्शियम, पोटाशियम और विटामिन होता है। दिन भर में एक मीडियम साइज़ का बीट रूट, 3-4 गाजर और थोड़ा पालक और आधा स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद को एक जूसर में डाल के इनको पीस लीजिए और दिन में 1 से 2 बार इसको पीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बीट रूट को उसको छिलके वगैरह का निकाल के उसको स्टोव पर रख दें और उसको बॉईल कर लें और उसको फिर उसको रोस्ट कर लें और उसके बाद उसके छिलके वगैरह को निकाल के उसको नमक मिर्च या पेपर लगा के उसको सॉल्ट पेपर वगैरह लगा के आप ले सकते हैं। आयरन की कमी वाले पेशेंट्स में भी ये यूज़फुल है। बीट रूट को आप जिस भी फॉर्म में खाएं वो आपके लिए अच्छा है। डायरेक्टली अगर उसे खा सके तो भी बुरा नहीं है, आप इसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें अगर आपको सांस का तकलीफ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है फेनल यानी सौंफ। जिन लोगों को भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और श्वास की नली में फ्लेम यानी म्यूकस जमा हो जाने का प्रॉब्लम है उनके लिए ये अच्छा है। जो लोग को आयरन की कमी है उनके लिए भी ये थोड़ा हेल्पफुल है। इसमें आप 1 चम्मच फेनल यानी सौंफ को गर्म पानी में डालिए, उसको 5 से 10 मिनट तक उबलने दीजिए और उसको बाद में छान के उसमें शहद डाल के या थोड़ा सा चीनी डाल के उसको 2 से 3 बार दिन में पीजिए। या आप डायरेक्टली अगर सौंफ भी अगर खाना चाहें तो भी वो अच्छा है। तो कंपेरेटिवली जिन लोग को भी सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए ये अच्छा है। नेक्स्ट है स्मोकिंग छोड़ना है। जिन लोग को भी अस्थमा का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उन लोग को स्मोकिंग छोड़ना है। और अगर परिवार में कोई और व्यक्ति भी अगर स्मोकिंग कर रहा है जिसकी वजह से आपको स्मोक इनहेल करना पड़ता है या वो स्मोक करता है उसकी वजह से आपकी श्वास की नलियों में भी स्मोक जा रहा है, तो आपको उसको भी अवॉइड करना है। इसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। ये ऑब्वियसली बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है, अस्थमा से, लंग कैंसर से, हार्ट अटैक से, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। तो अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग आपको डेफिनेटली बंद करना है, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है वॉकिंग करिए। वॉकिंग करने से आपका स्टैमिना बढ़ेगा। सुबह शाम बने जितना ज़्यादा, बने जितना स्पीड में आपको चलने को जाना है। वॉकिंग का पर्पज़ इसमें लेजर टाइम लेना या पार्क में स्ट्रोल करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतना आपका स्टैमिना बढ़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे महीने आपने 1 किलोमीटर चले और एक दिन आपने 20 किलोमीटर दौड़ लिए, वैसा एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं होगा। डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज कीजिए, डेली उसको बढ़ाइए, धीरे धीरे करके इसको स्टेप अप करिए एक्सरसाइज को, तो आपको लॉन्ग टर्म ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपका स्टैमिना बढ़ेगा। और किसी भी कारण से अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट फेलियर है, चाहे लंग्स का फेलियर है, चाहे खून का कमी है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, आपको सिग्निफिकेंट इसमें राहत मिलेगा। ऑब्वियसली अगर किसी को अक्यूट हार्ट फेलियर है, अक्यूट अस्थमा है, तो उस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जब वो कंडीशन थोड़ा रिजॉल्व हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, तो उसके बाद आपको वॉकिंग एक्सरसाइज करना चाहिए और डेली बेसिस पे करना चाहिए। इसमें आपको
एक दिन हफ्ते में एक्सरसाइज किया और 6 दिन नहीं किया तो उसमें कुछ खास फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना। योगा मेडिटेशन वगैरह करने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होगा। जो लोग को एंग्जाइटी का कंपोनेंट ज़्यादा है उसकी वजह से अगर वो लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उनको इसमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आप योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। एटलीस्ट आधा से 1 घंटा ये आपको मेडिटेशन करना है, मन को शांत रखने की कोशिश करना है, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे सही तरह से सही अगर योग इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में अगर करते हैं तो श्वास की नली में खासकर साइकोलॉजिकल कॉजेज जिन लोग को श्वास का प्रॉब्लम है उनको इससे डेफिनेटली राहत मिलेगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। अब बात करेंगे कुछ मिसलेनियस टिप्स के बारे में। जिन लोगों को भी अगर श्वास का तकलीफ है तो वो एक डायरी या एक जर्नल मेंटेन करें कि क्या कारणों से उनको श्वास का प्रॉब्लम होता है, कब होता है, क्या करने पे ज़्यादा महसूस होता है, क्या करने पे कम महसूस होता है, उसका एक डायरी एंट्री मेंटेन करिए। ज़्यादातर पेशेंट्स को हम जब भी पूछते हैं कि आपको सांस फूलती है, कब फूलती है, उनको कुछ नहीं पता रहता। हाँ सर कभी फूलती है, कभी नहीं फूलती है, चलने पे फूलती है। तो आपको एक एंट्री लॉग मेंटेन करना है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ पर एक्सपोजर पर आपको क्या सांस फूलती है, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी करने पे आपको ज़्यादा सांस फूलती है, क्या करने से राहत मिलता है, उस दौरान और क्या सिम्टम्स होते हैं, उस दौरान कोई पेन होता है कि नहीं, घबराहट होती है कि नहीं, पसीना होता है कि नहीं, वैसा कुछ अगर सिम्टम्स हो रहा है तो हमें वो डायग्नोसिस बनाने में भी मदद करेगा और आपको ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है जब आप सोएं तो तकिया 4-5 सर के नीचे रख के या 2-3 तकिया रख के या सर के एंड बेड को एलिवेट करके सोइए। खासकर हार्ट फेलियर और स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है। जब आप चित लेट जाते हैं और अगर आपका सर और पाँव का लेवल सेम है तो पाँव के अंदर जो फ्लूइड है वो लंग्स में भरना चालू हो जाता है। अगर हार्ट का पंपिंग वीक है तो वो उसे अकोमोडेट नहीं कर पाता और लंग्स में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस फूलती है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए प्रॉप्ड अप सोना या 2-3 तकिए लगाकर सोना या सर के एंड को बेड को एलिवेट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ज़्यादातर पेशेंट्स में फ़ायदा करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है बहुत ज़्यादा गर्म रूम में मत सोइए। आप जब जिस भी रूम में सो रहे हैं वहाँ पे आपका रूम टेम्परेचर अच्छा नहीं होना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म या हीट वाले कमरे में सोते हैं उनको सांस का तकलीफ ज़्यादा हो सकता है। जब आपको अगर सांस का तकलीफ हो रहा है तो आप अपना पोजीशन से सोने का चेंज कर सकते हैं या आप अपना ओवरऑल अगर बैठे में या किसी भी पोजीशन में आपको श्वास का तकलीफ हो रहा है तो पोजीशन चेंज करने से भी कई बार रिलीफ मिलता है। आप एक ही जगह पे बैठे हैं या चल रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको सांस हो रहा है तो आप या तो रुक जाइए, पोजीशन चेंज कर लीजिए, सो रहे हैं तो करवट बदल लीजिए। कई बार वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं उसमें अगर सांस फूल रहा है तो सबकॉन्शियसली अगर आप कुछ और पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो उसमें भी राहत मिल जाता है। खासकर जिन लोगों को डायफ्रेगमेटिक प्रॉब्लम हो या प्रेगनेंसी में अगर किसी को सांस फूल रही हो। प्रेगनेंसी में क्या होता है जब हम सुपाइन लेटते हैं, चित लेटते हैं तो डायफ्राम की मूवमेंट जो है, बच्चे का साइज़ जब बड़ा हो जाता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायफ्रामेटिक मूवमेंट नहीं हो पाती। इसलिए जब हम चित लेटते हैं तो रात को सोते टाइम सीधा सोने पर सांस फूलती है। तो थोड़ा सा करवट पर अगर सोएं या बेड एंड को एलिवेट करके सोएं या 2-3 तकिया लगा के सोएं तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी अच्छा है, उनको सांस का तकलीफ कंपेरेटिवली कम होगा। जो डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग के बारे में बात किया था वो प्रैक्टिस उनको भी करना चाहिए, उनको श्वास का तकलीफ इससे कम होगा। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको सांस फूल रही है उसको स्टॉप कर दीजिए, रेस्ट करिए, मन को शांत करिए। उस समय आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर श्वास का तकलीफ किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है तो उसको डायरी में एंट्री कर लीजिए, लेकिन आप उस समय अगर रेस्ट करेंगे तो आपको कंपेरेटिवली अच्छा लगेगा, श्वास का तकलीफ कम हो जाएगा। उस समय मन को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी कारण से श्वास का तकलीफ हो रहा है और आपका मन बहुत विचलित हो रहा है, मन परेशान हो रहा है तो आपका अगर आप मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को, ब्रेन को टेक ओवर करने में मदद मिलती है, जिससे आपका ब्रीदिंग ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो पाता है। आप उस समय ब्रीदिंग पर फोकस मत करिए। अगर आप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, मेरे को सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, उसका ध्यान आप देते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा लगेगी, साइकोलॉजिकली भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे और आपको प्रॉपर सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो मन को डिस्ट्रैक्ट करिए, मन को उस पर मत लगे रहने दीजिए, कुछ और चीज़ों के बारे में सोचिए तो मन आपका डाइवर्ट होगा, तो आपको सांस की तकलीफ में बेटर मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह भी कर रहे हैं तो आपको अगर जिस भी चीज़ में सांस बहुत फूलती है तो रेगुलरली उसमें शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा रुक के फिर उसको करिए तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से सांस फूलती है तो डेफिनेटली जब आप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो सांस फूलेगी, तो शॉर्ट ब्रेक्स बीच बीच में ले लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी जगह पे जहाँ टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह का एक्सपोजर है वहाँ पे आप अवॉइड कीजिए, वहाँ पे ज़्यादा मत जाइए, उससे डेफिनेटली आपका सांस का प्रॉब्लम बढ़ेगा। जो भी चीज़ आपकी सांस को एग्रीवेट करती है, जो भी एरिया में आपको सांस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है वहाँ पर आप अवॉइड करिए जाना, आपको अस्थमा वगैरह का अगर प्रॉब्लम है तो राहत मिलेगी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कई ब्रोंकोडायलेटर्स और मिनरल्स होते हैं। हमने ऑलरेडी बीट रूट के बारे में, अदरक के बारे में बात की, सौंफ के बारे में बात की, ये सब तो आपको लेना ही है। लेकिन फ्रूट्स और ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लेने से सांस के पेशेंट वालों को कंपेरेटिवली थोड़ी राहत मिलती है, उनको श्वास की तकलीफ में कुछ बेटर लगेगा, ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है। अगेन इसके लिए कोई बहुत साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन इसको करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर हार्ट फेलियर नहीं है और अगर लंग्स का प्रॉब्लम है या श्वास की नलियों में खासकर जो जिन लोगों को भी लंग्स का म्यूकस वगैरह बहुत थिक है, उनको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। हार्ट फेलियर में ये टिप उल्टा काम करती है। अगर हार्ट फेलियर की वजह से पानी भर रहा है और कंफर्म हार्ट फेलियर है तो पानी कम लेना चाहिए। जिन लोग को भी अगर एस्थमा की वजह से प्रॉब्लम है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उससे म्यूकस प्लग्स थोड़े डाइल्यूट होते हैं और कंपेरेटिवली आपको अच्छा लगेगा, आपको श्वास का तकलीफ कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई एस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। और कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने से पहले या कोई भी प्रोटीन पाउडर या इस तरह की चीज़ें लेने से पहले डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जिन लोगों को भी एस्थमा का प्रॉब्लम है उनको एक्सरसाइज करने से पहले इनहेलर यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से कई बार एस्थमा ट्रिगर होता है जिसमें कई बार तकलीफ हो सकती है। तो एस्थमा वाले पेशेंट्स को इनहेलर यूज़ करना चाहिए। और जो लोग को भी एस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, म्यूकस प्लग बहुत थिक है जिसकी वजह से ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, वैसे लोगों को विंटर के महीने में या ठंड के महीने में रूम्स में ह्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए। उससे रूम का मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल में रहता है और एस्थमा के ट्रिगर्स और अटैक्स थोड़े कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। मेरे इस टॉपिक में ज़्यादातर हमने जो टिप्स की बात की वो श्वास की प्रॉब्लम जिस भी पेशेंट को हो रही है, चाहे वो खासकर लंग्स पेशेंट्स में जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। हार्ट फेलियर में तो बेसिकली आपको हार्ट को स्ट्रेंथन करना है और पानी कम करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। पर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, खासकर अगर आपको अस्थमा है तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और आपको श्वास का तकलीफ कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह इधर उधर आर्टिकल्स ना पढ़ना पड़े, आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पीछे नहीं भागना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको मैनेज कर सके, उसको समझ सके और अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके, बीमारी को समझ सके, बीमारी को बेटर रूप से डिस्कस कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे, आपके सजेशंस को इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा, मेरे वीडियो को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ टिप्स मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से मेरे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहती है। इस चैनल का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। जो लोग हमारे इंग्लिश के व्यूअर्स हैं उनके लिए एक इंग्लिश का अलग चैनल अवेलेबल है, डॉक्टर नवीन अग्रवाल इंग्लिश कार्डियो केयर के हिसाब नाम से। उस चैनल को आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यही कंटेंट इंग्लिश में भी देखना है तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।